हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं सेकंड पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस थ्योरम वाले चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने हैं। ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल विल बी सॉल्व्ड। कहीं कोई डाउट आता है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन सेंड द मैसेज, यू कैन सेंड व्हाट्सएप टू अस। एनी डाउट यू हैव यू कैन आस्क अस। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस पर और एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से क्लियर करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जरा इसको भी समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद वुल, तो वुल से रब किया, इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब भाई पॉलिथीन ने नेगेटिव चार्ज लिया है, क्योंकि अगर उसके पास में नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब पॉलिथीन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, और पॉलिथीन ने अगर इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं और है कितना 3 × 10⁻⁻7 कूलम, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 3 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। दिस विल कम 30/16 इंटू 10⁻12, और 30/16 को मैं लिख सकता हूं 15/8। 15/8 को हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर ऐसा भी छोड़ सकते हैं इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। उसने अब ये भी पूछा फ्रॉम विच टू विच, भाई जिस पर नेगेटिव चार्ज आया उस पर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, और जिस पर पॉजिटिव, जिससे दूसरे पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, क्या मास का ट्रांसफर हुआ? यस, मास इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड बट इट इज वेरी नेग्लिजिबल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। तो हमको नेग्लिजिबल भी लिखना पड़ेगा बिकॉज बहुत कम है लेकिन नेग्लिजिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 12। Two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electric repulsion? तो कहता है if charge on each is 1.6 × 10⁻⁻7 coulomb, the radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. I think ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं बिकॉज बहुत सिंपल सा कूलॉम्स लॉ का फार्मूला पूछा है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। एक बात मैं आपको और कह देना चाहता हूं, अगर उन्होंने वैक्यूम नहीं बोला, कोई मीडियम नहीं बोला, तो इसका मतलब आप वैक्यूम या एयर लेकर के चलेंगे। अगर कोई मीडियम कहा है तब उसको कंसिडर किया जाएगा। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ चार्ज इज डबल्ड द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। ये वाला केस समझने लायक है कि अगर मान लीजिए पहले फोर्स मेरे पास F था, तो अब नया फोर्स क्या होगा, तो नया फोर्स हो जाएगा 1/4πε0। चार्ज डबल कर दिए तो 2q × 2q अपॉन डिस्टेंस कर दिया r/2 का होल स्क्वायर, तो इट इज कमिंग व्हाट 4q² × 4। तो इट इज कमिंग 1/4πε0 4q² और इंटू 4/r²। तो ये हो गया 16 टाइम्स, तो इट इज कमिंग 16 टाइम्स F, क्योंकि डिस्टेंस हाफ करने से r/2 का स्क्वायर होकर के अपॉन 1/4 आएगा, 4 ऊपर आएगा, 4 और मल्टीप्लाई हुआ तो 4 × 4 इट इज कमिंग 16। बहुत ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन आसान हो तो अपना जो माइंड है उसको बैलेंस्ड रखिएगा। आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 14। कंसिडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड through a square of 10 centimeter on a side whose plane is perpendicular to YZ plane। तो भाई इसका डायग्राम बना लेना अच्छा रहेगा एंड उसके बाद हम सॉल्व कर पाएंगे। कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मच, और साथ में I लिखा हुआ है, तो I लिखा होने का मतलब मेरे पास में जो एक्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं, दिस इज x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस, दिस इज z एक्सेस, और ये जो है मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है 3 × 10⁻3I। अब ये क्या हो गया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और दूसरी बात क्या बोलता है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर विच इज पैरेलल टू YZ प्लेन। तो स्क्वायर यहाँ है, YZ प्लेन के यहाँ पर है, तो भाई फ्लक्स कैसे निकालूं, तो पहला पार्ट है मुझे एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया कितना है 10 × 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 100 × 10⁻⁻4 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। मुझे एरिया मिल गया, और एरिया वेक्टर जो होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस ही होगा। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर कितना आएगा मेरे पास में, एरिया वेक्टर आएगा 10⁻⁻2 I कैप। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो फ्लक्स क्या होता है E.A, या तो वो सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट में होगा, या 0 एंगल होगा या 180 होगा। cos 0 1 होता है,
cos 180 -1 होता है। दोनों केसेस में वैल्यूज जो हैं हमारे पास सही आएंगी। तो e की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर -2, आई कैप इंटू आई कैप 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 इट इज कमिंग 30। और उसके बाद यहाँ यूनिट क्या होगी, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो भाई यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और डायरेक्शन पैरेलल है, एंटी पैरेलल कुछ वर्ड यूज नहीं किया, इसलिए हम माइनस में नहीं ले रहे हैं, हम cos 0 ले रहे हैं। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट। देखिए एक होता है सरफेस, इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, मैं मोबाइल के हेल्प से बता देता हूं। ये है सरफेस, ये है सरफेस और ये इसका परपेंडिकुलर, इसी परपेंडिकुलर को नाम दिया था नॉर्मल। ये सरफेस का नॉर्मल है। तो हम जब एंगल लेते हैं वो नॉर्मल का लेते हैं, जैसे यहां भी मैंने लिया था तो नॉर्मल का एंगल लिया था मैंने, सरफेस का एंगल नहीं लिया था। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और बहुत गलतियां करके आते हैं, तुरंत क्वेश्चन खराब हो जाता है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर लिया, तो उसने क्या मेंशन किया, उसने मेंशन किया कि यहां पर जो सरफेस है इट इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब नॉर्मल बना रहा है, नॉर्मल टू इट्स सरफेस। तो अब की बार फाई क्या बनेगा, तो फाई लिखेंगे, मैं डिलीट कर देता हूं इस पार्ट को, फिर लिख लेते हैं तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर मुझे फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 30 लेना पड़ेगा। तो सारी वैल्यू के साथ cos 30 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। फर्दर यू कैन सॉल्व इट, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट पेस में चलेंगे, आसान न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। जैसे ही टफ होंगे मैं जानबूझ के स्लो हो जाऊंगा, डेलिबरेटली स्लो हो जाऊंगा, पर अभी थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 14, क्वेश्चन नंबर 14 था। थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट its faces are parallel to the coordinate planes। अब क्या कहता है, इसके फेसेस जो हैं, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां था, इलेक्ट्रिक फील्ड था along x axis, along x axis इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन क्यूब जो था वो यहां बनाया गया। अब क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, तो सर क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। अब 6 के 6 फेसेस के लिए हमको कैलकुलेट करना होगा। टास्क हमारा बड़ा हो गया, अब टास्क बड़ा है तो करेंगे, हम टास्क से नहीं घबरा रहे हैं। O A B C D E F एंड G, अब हर एक फेस के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था तो वो था अलोंग कौन सी एक्सिस के अलोंग था, तो भैया ये फील्ड जो था ये था अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये अलोंग एक्स एक्सिस था, तो इसका मतलब ये किसे पेनिट्रेट करेगा, अब किसे पेनिट्रेट करेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, एक एक फेस को लेके चलते हैं। मैं फिर से मोबाइल की हेल्प से आपको समझा देता हूं। 2 फेस तो सामने आ रहे हैं, एक जो ये वाला है, ध्यान दीजिएगा, ADEB, ये एक सरफेस है, इसको पेनिट्रेट करके जाएगा, यहां फ्लक्स लाइंस पास होंगी। और उसके साथ साथ दूसरा वाला कौन सा है, GFOC, यहां से भी फ्लक्स लाइंस पास होंगी, यस, यहां से भी फ्लक्स लाइंस पास होंगी। तो इससे भी और इससे भी फ्लक्स लाइंस पास होंगी, दोनों से पास होने वाला फ्लक्स सेम होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। फाई इज इक्वल टू EA cos 0 से निकाल सकते हैं। नाउ इसका क्या होगा भाई, तेरा क्या होगा कालिया, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे जा रही हैं, वो जा रही हैं इस तरीके से, यहां पर फ्लक्स लाइंस नहीं जा रही, तो इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा, 0। नीचे वाले में फ्लक्स क्या होगा, वो भी 0, क्योंकि ये जो लाइंस हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से निकल गई, जैसे क्लास में तुम्हारे ऊपर से निकल जाती हैं कई चीजें ना, तो बिल्कुल वैसे ही। तो यहां पर रखा है तो फ्लक्स लाइंस यहां से पास हो रही हैं 0, यहां से पास हो रही हैं 0। अब एक और केस आ गया, ये वाला, क्योंकि 6 साइड्स है ना, कमरे के हिसाब से समझ लो, कमरे में मान लो ये दीवार है, ये दीवार है, इन दोनों दीवारों से तो फ्लक्स लाइंस पास हो रही हैं। ऊपर की दीवार नीचे की दीवार में फ्लक्स लाइंस नहीं पास हो रही, क्योंकि लाइन ऐसे जा रही थी तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं। सामने की दीवार तुम्हारी तरफ वाली और मेरे पीछे वाली दीवार, यहां से भी लाइंस नहीं पास हो रही, तो फ्लक्स इन 4 केसेस में 0 होगा, और 2 केसेस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा, और यहां पर cos 0 होगा, कोई एंगल का केस नहीं है। आई होप यू कुड अंडरस्टूड। अगर समझ आया तो प्लीज कमेंट में यस लिख दीजिएगा कि हाँ जी सर हमें समझ आ गया। अब आ रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। Careful measurement of the electric field at the surface of black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is this much. Flux दे दिया,
व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो भाई नेट फ्लक्स पता है, चार्ज पूछा है, तो फाई ई इज इक्वल टू कितना होगा, तो कहता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पहले दिन ही 12वीं क्लास की फिजिक्स की क्लास में टीचर पढ़ा देते हैं, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमको यूनिट के साथ याद रखिएगा, हर चीज यूनिट के साथ याद रखिए, बिना यूनिट के करेंगे तो गड़बड़ होगा, क्योंकि फिर आगे वहीं आप कंफ्यूज रहेंगे, यार कुछ होता तो था, फिर कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ लिखाते हैं एग्जाम में, फिर नंबर मिलते नहीं, फिर दुखी रहते हैं। तो साथ के साथ यूनिट भी याद कीजिए। देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, के की वैल्यू कितनी आई थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो फिर एप्सिलॉन नॉट कितनी आएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना दिमाग आपको चला के रखना पड़ेगा। यहां पर क्यू की वैल्यू आ गई। अब बोलता है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स through the surface of box were zero, could you conclude there no two charges inside the blocks, why or why not। तो बोलता है if the net outward flux through the surface of the blocks were zero, अगर ये जीरो हो जाता तो क्या होता। तो बोलता है could you conclude that there were no charges। क्या आप ये कह सकते हैं, मैं दो बातें कह सकता हूं। एक बात ये कह सकता हूं कि यहां पर कोई चार्ज नहीं था, पहला कंक्लूजन मेरा ये है कि देयर वाज नो चार्ज, और देयर वर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, नेट कितना हो जाएगा, जीरो। ऐसा भी हो सकता है एक प्लस रखा है और छोटे छोटे दो माइनस के उसकी बराबरी कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, एक बड़ा और दो छोटे छोटे, ऐसा भी हो सकता है। बट कंक्लूजन इज दैट द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स इज जीरो इन ऑल दीज केसेस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे पास 17 क्वेश्चन के अंदर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां हम स्क्वायर बनाएंगे अभी, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, बिल्कुल रट्टा नहीं मरवा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि केस कुछ ऐसे ही आएगा। अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर सेंटर अबव द सेंटर of a square of side 10 centimeter as shown in the figure, what is the magnitude of electric flux through the square। तो भाई कैसे निकाला जाएगा, मेरे को एक स्क्वायर पूरा करना है। स्क्वायर पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां स्क्वायर पूरा करना। सर हमें सपना आएगा स्क्वायर पूरा करना, क्यों करना है स्क्वायर पूरा, तो भाई मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बता दूं। एक चार्ज बीच में रखा गया है, इसके नीचे भी एक स्क्वायर है, साइड में भी स्क्वायर, ऐसा बनाया इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, गॉस थ्योरम के लिए एक ही कंडीशन थी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस, ही विल ऑलवेज टॉक अबाउट द क्लोज्ड सरफेस। ओपन में नहीं लग पाएगा तो मुझे क्लोज तो करके देना पड़ेगा। अब जब मैं क्लोज करके दूंगा तो मेरे पास में फ्लक्स कितना आ गया, साइड दे दी, सब कुछ दे दिया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर के लिए कितना होगा, पूरे के लिए क्यूब के लिए कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्यूब के लिए हो गया, तो स्क्वायर के लिए कितना होगा 1/6। सर 1/6 कहां से ले आए आप, मैं ये कह रहा हूं कि 6 फेस हैं, 6 फेस का ये, तो एक का कितना होगा 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हम कैलकुलेट कर सकते हैं, थिंक द स्क्वायर एज द फेस ऑफ द क्यूब। भैया हिंट दे दी क्वेश्चन में, मजे हैं तुम्हारे, हमें तो नहीं मिलती थी हिंट, मैंने तो क्वेश्चन में हिंट पढ़ी नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं तो सीधे लग गया क्वेश्चन पर। इसी तरीके से करते रहेंगे तो क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 18। अ पॉइंट चार्ज 2 into 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन द एज। ठीक है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब कुछ और बात कर रहा है, थोड़ा समझ लीजिएगा। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको शुरू में देखेगा कि बहुत आराम से बात की हुई है, लेकिन नहीं भाई, यहां पर क्या है, क्वेश्चन कभी भी बहुत इजी नहीं होते। पॉइंट चार्ज दिया है इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज। तो भाई एक एज पर सेंटर पे दिया है, तो आपको लगेगा पहले क्या लगा है सेंटर पर, लेकिन नहीं, किसके सेंटर पर रखा है, कहता है ऑन एज, एज के सेंटर पे रखा है। इसका मतलब जब आपने क्यूब बनाया तो क्यूब के एज के सेंटर पे रखा है। भाई कलर चेंज कर दूं इसका मैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आ जाइए भाई, सैफरन कलर पे आ गई, यहां रख दिया। अब यहां रखने से क्या होगा, नेट इज द व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब सरफेस पर कितना होगा, तो कहता है यहां पर तो फ्लक्स लाइंस ऐसे जाएंगी, यहां फ्लक्स लाइंस ऐसे जाएंगी, यहां पर सरफेस के और फ्लक्स लाइंस के बीच का एंगल 90 होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0।
तो इस सरफेस का कितना आएगा 0, इस सरफेस का कितना आएगा 0, फिर ऊपर वाले सरफेस का कितना जाएगा, तो कहते हैं यहां पर जा सकती हैं लाइंस, क्योंकि यहां पर ये कौन सा होगा एंटी पैरेलल, और यहां क्या होगा पैरेलल। लेकिन ऊपर और नीचे के लिए हो सकता है, इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए, सामने और इन सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा वो हमको देखना पड़ेगा। तो कहता है जिस एज पर रखा है, जिस एज पर रखा है वहां पर फ्लक्स क्या होगा 0, इसके लिए भी 0 होगा, और बाकियों के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और वहां पर क्या आएगा, पहले में आएगा ई ए कॉस 0, दूसरे में आएगा ई ए कॉस 180, और फिर क्या इतने ही दो सरफेस होंगे, कहता है एक तो आपके पड़ोस वाले दो हो गए, वो तो छोड़ दिया आपने, ऊपर का और नीचे का यस होगा, सामने का और पीछे का होगा, एक में cos 0, एक में cos 180, एक में पैरेलल और एक में एंटी पैरेलल, सिर्फ जिस फेस पर रखे हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ रहा है 0 आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या आ रहा है उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। A point charge causes an electric flux of इतना to pass through a spherical Gaussian surface। भाई स्फेयर आ गया, अब स्फेयर को पकड़ लेते हैं, इसके केसेस को कंसिडर कर लेते हैं। 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज, इफ द रेडियस ऑफ Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, याद रखनी होगी कि अगर सरफेस एरिया डबल हो जाता है, आप बड़ा कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब क्या है कि पहले केस में, सेकंड केस में, दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन सेम, उसकी वैल्यूज क्या बनी रहेंगी सेम। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। तो भाई फ्लक्स दे रखा है, और फ्लक्स देने के बाद phi E is equal to Q upon epsilon naught, तो Q is equal to epsilon naught into phi E that we can find। फ्लक्स दे रखा है, अगर वैसे कुछ कैलकुलेट करना होता यहां रेडियस की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं सर यहां रेडियस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मांगेगा तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। 20th, a conducting sphere of radius has a known charge. If the electric field 20 centimeter from the center of sphere is इतना, the points radially inward, what is the net charge। भाई अलग सी बात करी है, पॉइंट रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड, तो कह रहा है इनवर्ड। तो इनवर्ड का मतलब क्या हुआ कि जहां चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो इनवर्ड्स का मतलब क्या हुआ है, चार्ज कितना लिया गया है, तो कहता है फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स लेंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। E का वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू मुझे पता है, रेडियस पता है, और एक बात ध्यान रखनी है, उसने कहा इनवर्ड्स, तो इनवर्ड्स का मतलब क्या है कि यहां पर चार्ज कौन सा रखा है, नेगेटिव चार्ज रखा है। तो दीज आर योर नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस व्हिच आई हैव सॉल्व्ड फॉर यू, और अभी इससे आगे वाले क्वेश्चंस पर जाएंगे। अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं, प्लस एग्जाम्पल बचे हैं, नेक्स्ट पीपीटी में उसको भी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सी यू सून, थैंक यू।